हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सही हो? चलिए, तो आपको मैं बता दूं, जो नए बच्चे हैं, मेरा नाम रवि रावत है और मैं आपके लिए बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है? अच्छा, जैसा कि आपको पता है, 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और दोनों ही स्कूलों ने बीडीएस और जीआईएस ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है रिजल्ट में। ठीक है? हर सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। बायोलॉजी में भी बहुत ही टॉप के मार्क्स हैं सभी बच्चों के। ठीक है? हाँ, समझ रहे ना? हाँ, हाईएस्ट जो मार्क हैं वो 98 हैं और लगभग 90 प्लस जो मार्क हैं वो 18-19 बच्चों के हैं और लगभग 35 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है? कहने का मतलब है बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। ठीक है? वो तो इस बार क्या था कि कोर्स थोड़ा लेंदी था, यानी कि 42 चैप्टर थे और लीव एक दिन की थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक दिन की लीव में 42 पाठों को कैसे रिवाइज किया जाएगा। ठीक है? लेकिन आपके लिए मात्र 16 पाठ मिलेंगे 12th क्लास में। कितने चैप्टर? 16 चैप्टर 12th क्लास में, एनसीईआरटी सिलेबस में। ठीक है? चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने कोर्स का शुभारंभ कुछ दिनों बाद करेंगे। तब तक जो सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे उसके बाद हम शुभारंभ करेंगे और तब तक हम क्या करेंगे, अपने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमें 11th क्लास में पढ़ने हैं और जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीट आप जानते हैं ना, जो डॉक्टरी का एग्जाम होता है, तो उसके लिए हम बहुत बेस्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसी चलते हुए क्रम में जो हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। क्या है? पुष्प की संरचना। ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि हम 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें मुख्य रूप से बॉटनी और जूलॉजी का अध्ययन करेंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि भाई हम बॉटनी में पूरे प्लांटों का अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है? मानव भी आएगा उसमें। चलिए, तो भाई जो ये पुष्प होता है एक प्लांट का भाग होता है, आप सभी जानते हैं पुष्प के बारे में। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पुष्प की संरचना कैसी होती है। भाई अभी तक हमने क्या है, पुष्प को देखा है, हम उसके भागों के नाम तक नहीं जानते कि भाई इसका कौन सा क्या भाग होता है। ठीक है? थोड़े बहुत नाम हमने सुने हैं लेकिन हम उन पर गौर नहीं कर पाए अभी तक। लेकिन आज हम सीखेंगे कि आखिर जो एक प्लांट के पास फ्लावर होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसको हम क्या कह के बुला सकते हैं। ठीक है? तो सुनिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प की परिभाषा क्या होती है। तो मैं एक पुष्प परिभाषा लिख रहा हूं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। डेफिनेशन आप समझिए, डेफिनेशन क्या कह रही है फ्लावर की, कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ये डेफिनेशन है। ठीक है? अब यहां डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जो शब्द सुन रहे हैं वो आप सभी के लिए वो नए शब्द हैं। धीरे धीरे हम इन नए शब्दों को समझते चलेंगे जिससे हमारे दिमाग में ये बातें सेट होती जाएंगी। तो देखिए भाई, रूपांतरित का मतलब होता है बदला हुआ। ठीक है? और रूपांतरित का मतलब बदला हुआ। और प्रहरोय की मैं बात करूं, प्रहरोय की मैं बात करूं तो प्रहरोय क्या होता है ये आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखो, प्लांट की पत्तियों के, पत्तियां होती हैं
अब मैं सीधी सी बात कहूं, आपने नीम की पत्तियां देखी, तो नीम की जो पत्तियां हैं उनमें आगे की तरफ क्या होता है, एक छोटी छोटी सी पत्तियां होती है ना, कोमल पत्तियां, जिनको हम खा सकते हैं। इनको तो नहीं खा सकते ना, बहुत कड़वी होती हैं। तो ये जो पत्तियां आगे की हैं, जिनको हम कोमल पत्तियां कह के चलते, कोंपल बोलते हैं, यह इस प्लांट का प्रहरोय भाग होता है, या मैं कहूं अग्रभाग होता है ना। और एक प्रहरोय क्या होता है कि जब भी आप कोई बीज बोते हैं, बीज, तो इससे नीचे की तरफ तो जड़ निकलती है और ऊपर की तरफ स्टार्टिंग में 2 पत्तियां निकलती हैं। आपने कोई भी प्लांट उगता हुआ देखा हो तो हमेशा स्टार्टिंग में 2 पत्तियां निकली हुई दिखाई देती हैं। तो इस अग्र भाग को भी हम क्या कहते हैं, प्रहरोय कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये वाला प्रहरोय क्या है, पत्तियों, अग्र भाग की पत्तियां। ठीक है, अब सुनिए, वो ये कहता है कि जो फ्लावर होता है वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो हमारे नीम की पत्तियां हैं अग्रभाग की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं नीम का, ठीक है, तो वो पत्तियां क्या है, कुछ समय बाद एक फ्लावर में चेंज हो जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं, फ्लावर में। पत्तियां ही बदल जाती हैं फ्लावर में। तो पुष्प की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि पुष्प एक रूपांतरित प्रहरोय होता है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, डेफिनेशन क्या है। एक सिंपल सी बात आपने दिमाग में रखो कि जो अग्र भाग की पत्तियां होती हैं वो बदलकर ही पुष्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इसके भाग देख लेते हैं। संरचना चल रही है तो इसके 2 भाग होते हैं संरचना के, या मैं कहूं उनको 2 चक्र बोल सकता हूं। पहला है सहायक चक्र और सेकंड है आवश्यक चक्र। ठीक है, देखिए, एक फ्लावर की संरचना हम समझ रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपको यहां से समझना स्टार्ट करना है कि भाई पुष्प की संरचना की जब भी हम बात करते हैं तो उसके 2 भाग हमें दिखाई देते हैं, या उसकी संरचना के 2 चक्र होते हैं। एक तो है सहायक चक्र और एक है आवश्यक चक्र। सहायक का मतलब होता है जो सहायता करता है, और आवश्यक का मतलब होता है जिसकी वास्तव में ही जरूरत होती है फ्लावर को। ठीक है, तो ये 2 चक्र समझ में आ गया आपको, नाम याद रखने अभी तो, कि एक पुष्प के 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र जो है उसका निर्माण 2 अंगों से होता है। फ्लावर के 2 अंग, एक तो बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। इसी प्रकार जो आवश्यक चक्र है उसकी संरचना के भी 2 भाग होते हैं, एक पुमंग और एक जायांग। ठीक है, दिखाई दे रहा ना आपको, है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, हम एक फ्लावर की संरचना देख रहे हैं और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई एक पुष्प की जब हम बात करते हैं तो उसके 2 चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में 2 अंग, या मैं ये कहूं कि 2 अंग मिलकर सहायक चक्र का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और आवश्यक चक्र में 2 हैं, पुमंग और जाया। पुमंग और जाया, क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्रमशः इन सभी की डिटेल में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे वह है हमारा बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलेक्स कहते हैं। इनके इंग्लिश नाम बहुत आवश्यक होते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको इनके अंग्रेजी नाम भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तो
सबसे पहला भाग हमने क्या पढ़ा था, बाह्य दलपुंज। देखो आप यहां दोनों प्रकार से कर सकते हो उसको, या तो आप सहायक चक्र और आवश्यक चक्र हेडिंग लगाइए, या आप डायरेक्ट ही जो हमारे 4 अंग थे उनका वर्णन कर देना, दोनों ही सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो 4 भाग थे भाई, अब फ्लावर के 4 अंग या 4 भाग हो गए ना डायरेक्ट, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। और वैसे हमको उनको पता ही है कि भाई बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो सहायक चक्र में आते हैं और पुमंग और जायांग आवश्यक चक्र में आते हैं, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज को आप क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। यह है बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। यह हरे रंग का होता है तथा पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है दलपुंज, कोरोला कहते हैं। यह है दलों से मिलकर बना होता है जो रंगीन होता है। सुनिए भाई, अभी मैंने बोर्ड पर जो 2 अंग लिखे हैं वो आप मुझे बता सकते हैं ना किसके अंग हैं, सहायक चक्र के। हमने एक पुष्प के 2 चक्र देखे, एक सहायक चक्र और एक आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र का निर्माण 2 अंग करते थे, एक तो बाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाह्य दलपुंज क्या है, बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में कैलेक्स कहते हैं। यह बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। अब एक बात मेरी समझ लेना, हेडिंग पर जाइए, बाह्य दल और पुंज। पुंज क्या होता है भाई, पुंज का मतलब बायोलॉजी में होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज से आप क्या अर्थ निकालेंगे, बाह्य दलों का समूह, बाह्य दलों का समूह। तो आप एक लाइन तो ये कह सकते हैं ना डायरेक्ट कि यह किससे मिलकर बना होता है, बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। मैं ये कहूं कि जो हमारी हेडिंग है बाह्य दलपुंज, वो तो एक प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होता है, बाह्य दल होता है। बहुत सारे 2, 3, 4 बाह्य दल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, यह कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। मतलब जो पत्तियों का कलर होता है ना, उसी प्रकार इसका रंग होता है। इसका कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। अब देखिए, आपने गेंदे का फूल देखा होगा, देखा है गेंदे का फूल। तो गेंदे के फूल जब तक नहीं खिलता है तब तक एक ग्रीन कलर की संरचना में बंद रहता है। बताओ रहता है नहीं रहता, है ना। तो जो ग्रीन कलर की संरचना उस पुष्प की क्या करती है, सुरक्षा करती है। कौन सी अवस्था में, कलिका अवस्था में। कलिका का मतलब होता है जब तक वो खिले नहीं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे कौन, बाह्य दल। अभी मैं आपके सामने एक फ्लावर पेश करूंगा और उसमें हम देखेंगे कि कैसे होता है ना। दलपुंज, यह दलों से मिलकर बना होता है। अब भाई दलपुंज है मतलब वही ग्रुप है दलों का, तो ये किससे मिलकर बना होगा, दलों से मिलकर बना होगा। और ये कैसा होता है, रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। अब आप देखिए, देखो ये आपके सामने एक फ्लावर है, दिखाई दे रहा है ये फ्लावर, ठीक है। सुनिए, अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ये जो डंठल नुमा संरचना है, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, फ्लावर को पकड़ रखा है ना।
तो ये जो डंठल नुमा संरचना है इसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। ठीक है, अब आप समझो, ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, देखो दिखाई दे रही है कि ये ग्रीन कलर की, आप देखिए नीचे से ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है ना, और जो मैं ये पंखुड़ियां सी आपको देखो ये तोड़ के मैंने बताई आपको, देखो ये आप देखने की कोशिश कीजिए, ये दिखाई दे रही है ना, तो यही है हमारे कौन? बाह्य दल पुंज। कौन है? बाह्य दल। देखो अब मैंने इसको एक को तोड़ लिया, तो ये तो है बाह्य दल। क्या है ये? बाह्य दल। और ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें 6 बाह्य दल थे, एक मैंने तोड़ दिया, 2 तोड़ दिए ना, हाँ 3 और हाँ, तो 6 इसमें बाह्य दल थे। तो आप इन ग्रुप में क्या बोल देंगे? इनको बाह्य दल पुंज बोल देंगे। अब आप समझ गए ना कि बाह्य दल पुंज कौन से होते हैं फ्लावर के। जो भी आप पुष्प देखें उसमें जो आपको नीचे की तरफ ग्रीन कलर की संरचना दिखे, समझ लेना वही बाह्य दल पुंज है। ठीक है, अब जब ये पुष्प खिला नहीं था, ये वाला पुष्प, तो ऐसे ये बंद था होगा, पहले आपने देखा भी होगा, ये कन्नेर का पुष्प है, कन्नेर का पौधा है ना, तो ये ऐसे बंद था पहले, तो इसको क्या है, इसी ने कवर कर रखा था। तो इसका कार्य क्या है बाह्य दल पुंज का? पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। तो आपको ये क्लियर हो गया कैलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है दलपुंज। दलपुंज को आप सभी जानते हैं कि फ्लावर में जो रंगीन संरचना हमको दिखाई देती है वही हमारे कौन होते हैं? दलपुंज होते हैं। अब देख लीजिए आप, ये आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की है ना पंखुड़ियां, तो एक पंखुड़ी को मैं क्या बोलूंगा? दल। एक को क्या बोलूंगा? दल। और पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल दूंगा? दलपुंज। क्या बोल दूंगा? दलपुंज। तो आपने जो भी फ्लावर देखे उसमें जो आपको रंगीन संरचना दिखाई दे वो क्या है? आपकी दलपुंज है। ठीक है, तो ये 2 बात आप समझ गए होंगे आराम से, है ना। आप कोई भी पुष्प देखना और उसको पे ट्राई करना, मतलब बायोलॉजी में क्या है, प्रैक्टिकल भी आपको करने और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इसी प्रकार हम प्लांट की हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको कोई भी फ्लावर दे दिया जाए तो आप उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पुमंग, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो पुमंग क्या है भाई? यह है नर जननांग है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के 3 भाग परागकोश, उतंतु व योजी होते हैं। और है जायांग, जिसको गाइनोसियम कहते हैं। यह है मादा जननांग है, जिसकी इकाई अंडक होती है। इसके 3 भाग अंडाशय, वर्तिकाग्र व वर्तिका होती है। सुनिए भाई, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है वो हमारे 2 आवश्यक चक्र हैं जिनको हम पुमंग और जायांग कहते हैं। एक फ्लावर के 4 ही अंग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब हम जो बात कर रहे हैं वो पुमंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पुमंग क्या है। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोशियम कहा जाता है ना। यह नर जननांग है भाई, एक फ्लावर है।
तो प्लांटों में निषेचन भी तो होता है, तो इनमें नर जननांग और मादा जननांग की आवश्यकता होती है। तो इसका फ्लावर का जो नर जननांग है वो कौन होता है? पुमंग होता है। अब नेक्स्ट जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन में आ गया है नीट के में, क्या कि पुमंग की यूनिट क्या है, इकाई। तो मैं आपको बता दूं, पुंकेसर होती है पुमंग की यूनिट। कौन होती है? पुंकेसर। ठीक है। और ये जो पुंकेसर उसके 3 भाग हैं, परागकोश, पुतंतु और योजी। मैं आपको यहां क्लियर करता हूं, देखिए। देखो, आपको फ्लावर में जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली बहुत छोटी छोटी, आप देखना यहां पर, तो ये हमारे पुंकेसर हैं। देखो दिखाई दे रहा है क्या? चलो मैं यहां से बताता हूं आपको। देखो ये वाले, ठीक है, ये तो आपको देखो एक लंबी सी संरचना दिखाई दे रही है जो ये निकल रही है। ठीक है, ये तो कौन है? ये मादा जननांग है। क्या है ये? मैंने इसको अलग कर लिया, तो ये तो है वर्तिकाग्र, मादा जननांग की। और ये जो रह गया है ये वाला, ये वर्तिका है, ये वर्तिका है। ठीक है। और इसके अंदर जब मैं और जाऊंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दिया, ये वाली संरचना, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे फ्लावर की क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है। हाँ, तो एक बार हम इसको दोबारा से देखने की कोशिश कर लेते हैं। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और फिर इसको और समझेंगे, और तभी मैं इसकी और थ्योरी बताऊंगा आपको ना। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम। आप बनाते हुए चलना इसको ना। हमने बनाया है वो एक फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। जिस आज थोड़ा कैमरे की क्वालिटी कम है, मेरा जो फोन है वो सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो किसी दूसरे के मोबाइल से आज ये वीडियो बन रही है। ठीक है, थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कल या परसों मेरा मोबाइल आ जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे ना? हाँ, कोई अचानक ही वो खराब हो गया था, चार्जिंग आई सी, तो उस वजह से सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ है। देखिए, तो आप एडजस्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सब चलता रहता है। हाँ सुनिए भाई, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वो एक फ्लावर का डायग्राम है, जिसको हम पुष्प कहते हैं। ठीक है। अब पुष्प में देखिए, ये जो है उसको हम पुष्प व्रंत कहते हैं, और ये जो फूली हुई संरचना है उसको हम थैलेमस कहते हैं, और ये जो बाहर निकले हुए होते हैं उनको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, और ये पंखुड़ियां हैं उनको हम दलपुंज कहते हैं। ये हमारा क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। तो पुंकेसर के 3 भाग, जो सबसे ऊपर का होता है वो परागकोश होता है, जो बीच में लाइन आपको दिखाई दे रही है वो योजी है, और जो डंठल नुमा संरचना वो पुतंतु है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं। ठीक है। अब आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये फ्लावर है, एक पुष्प है, तो पुष्प में सबसे नीचे जिससे हम पुष्प को पकड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं, ये वाला। अब पुष्प व्रंत का जो शीर्ष भाग है वो चौड़ा हो जाता है,
और उसको कहते हैं थैलेमस, यानी कि पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं। अब हमारे इस डायग्राम में हमने 4 भाग दे रखे हैं पुष्प के। सबसे पहला है बाह्य दलपुंज, ये आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे के। मैंने आपको बता दिया कि बाह्य दलपुंज हमेशा फ्लावर में नीचे की तरफ होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। इनका कार्य क्या है? पुष्प की कलिका अवस्था में प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और जो ये रंगीन पंखुड़ियां हैं, ये सब पंखुड़ियां होंगी, आप समझदार हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? दलपुंज। चलिए, ये तो हमारे 2 सहायक चक्र हो गए। अब हम बात करते हैं आवश्यक चक्र की, है ना। तो आवश्यक चक्र हमारे 2 थे, पुंमंग और जायंग। अब आप देखिए, मैंने इसका नाम पुंकेसर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, अकेला है। और अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो मैं इसको पुंकेसर बोल सकता हूं क्या? नहीं। क्या बोलूंगा मैं इसको? पुंमंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पुंमंग। क्यों? क्योंकि पुंकेसरों का ग्रुप पुंमंग कहलाता है। पुंकेसरों का ग्रुप क्या कहलाता है? पुंमंग। और मैं जब सिंगल की बात करूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पुंकेसर। अब पुंकेसर नरजननांग है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो होता है वो पराग कोश होता है, और पराग कोश के अंदर ही इसके पराग कण बनते हैं। अब पराग कण क्या चीज है भाई? पराग कण प्लांट के नर युग्मक होते हैं। जैसे मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु होता है, मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु होता है जिसका निर्माण वृषण में होता है। उसी प्रकार प्लांट का नर युग्मक परागकण होता है जिसका निर्माण पराग कोश में होता है। ठीक है, क्योंकि ये नर जननांग है ना। समझ में आ गई बात? और ये पुतंतु है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जायांग की। जायांग को आप स्त्री केसर भी कह के चलते हैं। तो जायांग की यूनिट क्या होती है? अंडक। तो आपके सामने जो ये संरचना बनी हुई है ना, तो एक अंडक की है, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, देखो यहां तक तो है ये अंडाशय, और लंबी खोखली नलिका को वर्तिका, इस वाली को यहां से और यहां तक। और जो वर्तिका के ऊपर जो भाग होता है उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक अंडक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंडक। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे फ्लावर की क्या होती है? संरचना होती है। इस मादा जननांग का क्या भाग है? अंडकोश का बनाना। ठीक है, और इसका नरकोश का बनाना, यानी कि नर युग्मक बनाना। ठीक है, तो आपको एक फ्लावर की संरचना समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अगर कोई आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं मेरे से कि सर इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इस फ्लावर का डायग्राम बना लीजिए, और जो मैंने इसकी थ्योरी लिखी थी उस थ्योरी को भी आप नोट्सों में कर लीजिए। ठीक है, बाकी कल हम मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं आपको बता दूं कि खेडली और कठूमर दोनों में ही जो बायोलॉजी का है वो सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। ठीक है, अपने 98 हाईएस्ट खेडली में है। ठीक है, ओवरऑल कठूमर तहसील में सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स हैं बायोलॉजी में वो 98 है, जो कि अपने हैं। ठीक है भाई, ये बहुत बच्चों की मेहनत का फल है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ठीक है, तो आप भी ऐसे मेहनत करते जाइए, आपका और भी बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका भी कोई सिलेक्टेड टॉपिक है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, उस पर हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।